After nutrition and respiration in bacteria, now our next topic is reproduction in bacteria. Because they are prokaryotes, so you know very well they reproduce only by asexual reproduction. They do not undergo sexual reproduction. They only exhibit sexual reproduction. Asexual reproduction जो बैक्टीरिया में होता है वही एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता. बट इन फ्यू बैक्टीरिया देयर इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ओनली single method of reproduction is there, that is asexual reproduction, but in few bacteria genetic recombination is there. What is that? We will study in detail, but ये ध्यान रखना, it is not the sexual reproduction. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा कुछ होगा, क्या होगा अपन पढ़ेंगे. अभी अपन पहला मेथड देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं, एक है बाइनरी फिजन और दूसरा है बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन. बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में फेवरेबल कंडीशन में होता है और एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में. अब आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हैं. तो याद रखना, नो सिंगल कंडीशन can be treated or can be taken as favorable for all bacteria and can be taken for unfavorable for all bacteria. I mean to say, you studied bacteria have most extensive metabolic diversity. It means अलग अलग तरह की बैक्टीरिया हैं. जैसे ऑटोट्रोफ है तो खाना बनाने की कंडीशंस, अगर वो फोटोट्रोफ है तो लाइट होना उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, और कीमोट्रोफ है तो वो केमिकल सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ये उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई. यानी एक के लिए फेवरेबल कंडीशन लाइट का होना, दूसरे टाइप के बैक्टीरिया के लिए है उस केमिकल का होना. सेम थिंग अगर बैक्टीरिया है हेट्रोट्रोफ, तो अगर पैरासाइट है तो उनको होस्ट अगर मिल रहा है तो ये उसके लिए फेवरेबल हो गया, होस्ट नहीं मिल रहा तो वो हो गया अनफेवरेबल. सिमिलरली सेपरेट्रोपिक बैक्टीरिया रिक्वायर डेड ऑर्गेनिक मैटर. If dead organic matter is available for them, this will be favorable, and if dead organic matter is not available, it will be unfavorable for that bacteria. यानी अच्छी तरह से ये बात प्रूव हो गई कि फेवरेबल कंडीशन अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग होती है, और सेम थिंग अनफेवरेबल कंडीशन भी अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग होती है. यानी किसी भी एक कंडीशन को, सेम कंडीशन को अपन सारे बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल या उसी कंडीशन को सारे बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल भी अपन नहीं कह सकते हैं. तो तय हो गया, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग फेवरेबल कंडीशन होती है और अलग अलग ही क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन. तो देखिए पहले अपन बात करते हैं बाइनरी फिजन. सपोज बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करेगा. कैसे? सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. देखिए ये बैक्टीरियल सेल है, ये उसका जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, और सबसे पहला स्टेप इसमें हुआ है रेप्लिकेशन. आप देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, जीनोम जिसको कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं, एंड इट हैज रेप्लिकेटेड इनटू टू. दो पार्ट बन गए और डबल हो गया. अब क्या होगा, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन अंदर गई, ये लो, और ये स्टार्ट एक तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है फिजन का. सेल दो में कट ऑफ हो जाएगी. देखिए छोटी सेल थी, थोड़ी बड़ी भी हुई. अब ये सेल, हाथ देखिए थोड़ा सा इस तरह से दो में स्प्लिट हो जाएगी. देखिए, और नेक्स्ट स्टेप में और ज़्यादा स्प्लिटिंग हुई. ये सेल अलग हो गई, ये सेल अलग हो गई, ये सेपरेट हो गई, ये सेपरेट हो गई. ये पूरे प्रोसेस में लगभग 20 मिनट लगते हैं. लगभग फेवरेबल कंडीशंस में ये काम होता है और 20 मिनट में ये काम हो जाता है. आपने देखा सबसे पहले रेप्लिकेशन हुआ, फिर फिजन हुआ, ये सेल दो में कट ऑफ हो गई, ये नया बैक्टीरियल सेल बन गया, ये दूसरा बन गया. यानी एक डिवीजन से कितनी सेल बनी? 2. तो 2 से कितने बनेगी? 4. 3 से 8. यानी तय हो गया नंबर ऑफ सेल्स विल बी 2 to the power n. Where? What is n? Where the n is number of division. एक डिवीजन से 2 बनी, 2 से 4, 3 से 8,
4 से 16 एंड सो ऑन। तो अपन इस फॉर्मूले से नंबर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा बैक्टीरियल सेल्स जो डिवाइड कर रही है उनके डिवीजन का तरीका यह है कि कोई भी सेल परमानेंट नहीं होती, सारे सेल्स बैक्टीरिया के जो भी नए सेल बन रहे हैं सबके सब डिवाइड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ देम बाय दिस फॉर्मूला 2 to the power n। अब आपने देखा क्या इस डिवीजन में माइटोसिस या मियोसिस की तरह प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज कुछ आया क्या? नहीं आया। व्हाट डज इट मीन? ये ऐसा मेथड है जो बिना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के होता है। दैट्स व्हाई इसको एमाइटोसिस कहते हैं। द टाइप ऑफ डिवीजन इज हियर एमाइटोसिस। आप ध्यान रखना माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनती है, यहाँ पर भी 1 से 2 सेल बनी। दैट्स व्हाई इट इज कंपेयरिंग विद माइटोसिस। दैट्स व्हाई द नेम इज एमाइटोसिस। ध्यान देना मियोसिस में 1 से 4 सेल बनती है, आप जानते हैं, तो यहाँ 1 से 2 बनी इसलिए इसका कंपेरिजन माइटोसिस से हुआ। बट ये माइटोसिस नहीं है, ये है एमाइटोसिस। क्यों नहीं है ये माइटोसिस? क्योंकि इसमें माइटोसिस की तरह प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज वगैरह नहीं आया। इसका मतलब ये है एमाइटोसिस। पूरे प्रोसेस में 20 मिनट लगते हैं और ये प्रूव हुआ कि बैक्टीरिया में कोई सेल डिवीजन के बाद परमानेंट नहीं होती। सारे सेल्स, ऑल द सेल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिवीजन, दे हैव द कैपेसिटी ऑफ फर्दर डिवीजन। और ये सारा काम होता है फेवरेबल कंडीशन में। ज़्यादातर बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अगर बैक्टीरिया में आ गई अनफेवरेबल कंडीशन तो वो फिर स्पोर बनाएंगे, जो पर्टिकुलर नाम है स्पोर का यहाँ पर, उसका नाम एंडोस्पोर। बैक्टीरिया में जो स्पोर बनते हैं उनको पर्टिकुलरली कहते हैं एंडोस्पोर। कैसे बनते हैं? पहली बात बिल्कुल क्लियर है, अनफेवरेबल कंडीशन में। देखिए आप, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है और ये इसका जीनोम। सबसे पहला काम इसके जीनोम का रेप्लिकेशन हुआ। बताइए, जीनोम 1 से 2 बन गए। अब इस सेल में ये जीनोम दोनों अलग अलग जगह पे हो जाएंगे, ये सेपरेट हो गए। अब इस जीनोम के चारों तरफ देखिए सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, थिक वॉल और थिक वॉल और थिक वॉल बनती जाएगी। ये सेल कट ऑफ होकर के अलग हो जाएगी, ये सेल कट ऑफ होके अलग हो जाएगी। बताइए क्या फ्यूचर होगा इस सेल का? बिकॉज द कंडीशंस आर अनफेवरेबल। देखा आपने, जीनोम 1 से 2 हुआ, दोनों जीनोम सेपरेट हुए। एक किसी जीनोम के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, थिक वॉल बहुत सारी डिपॉजिट हो गई और ये स्ट्रक्चर बन गई एंडोस्पोर। और जो दूसरी सेल है इट डाइज, मर इसलिए जाती है क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है। लेकिन ये जो बन गई है एंडोस्पोर, तो आपने देखा मदर सेल के अंदर ही एक दूसरी सेल बनी है, मदर सेल के अंदर ही एक दूसरी सेल बनी है, इनसाइड बनी, इसलिए नाम क्या दिया? एंडोस्पोर। अब ध्यान देना, एंडोस्पोर को मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये एंडोस्पोर की सेल बहुत ही ज़्यादा हाईली थिक वॉल्ड होती है और थिकेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, अपन इसको थिकेस्ट वॉल वाली प्रोकैरियोटिक सेल इसको अपन कह सकते हैं। देखिए ये है इसकी मेम्ब्रेन और ये इसका साइटोप्लाज्म है जो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। और ये बाहर बनी है वॉल, वॉल के बाहर और बनता है कोट, और कोट के बाहर एक और कवरिंग बनती है, उसको भी कोट कहते हैं। फिर एक और कवरिंग बनती है देखिए जिसका नाम है कोर्टेक्स, और इसी तरह से ये देखिए और बनी है कवरिंग, वो भी कोर्टेक्स। कुल मिला करके आपने देखा बहुत सारी वॉल लेयर्स बनी। लेबलिंग करें अगर अपन तो आउटरमोस्ट जो वॉल लेयर बनती है, सबसे बाहर वाली वॉल लेयर बनती है, उसका नाम है एक्सोस्पोरियम। द आउटर मोस्ट इज एक्सोस्पोरियम। फिर उसके बाद ये बने हैं कोट, और कोट के बाद ये बने हैं कोर्टेक्स। ध्यान देना, कोर्टेक्स अंदर है, कोट बाहर है, और फिर ये देखिए कोर वॉल, और ये है कोर मेम्ब्रेन। इस पूरी स्ट्रक्चर का नाम है एंडोस्पोर। और ये एंडोस्पोर जितना ज़्यादा थिक वॉल वाली स्ट्रक्चर होता है, इतना थिकेस्ट वॉल वाली सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी नहीं होती। और याद रखना, सब कुछ अंदर से ही निकल निकल के बाहर आके डिपोजिशन हुआ है, और इतना ज़्यादा थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर ये एंडोस्पोर कहलाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे ही पड़ा रहता है, 2, 3, 4 ईयर्स तक ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ता इसका, और ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना है।
हाईली रेजिस्टेंट का मतलब ऐसा जिसको ना कोई टेम्परेचर हाई भी नहीं लो भी नहीं, रेडिएशन, केमिकल, एंटीबायोटिक, मैंने 4 वर्ड बोले, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड रेडिएशन रेजिस्टेंस। ध्यान देना, किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट इन सब का इस पर नहीं होता, मतलब ना कोई जहर इसको मार सकता है, ना कोई एंटीबायोटिक, ना कोई रेडिएशन, ना कोई हाई या लो टेम्परेचर। तो ऐसा स्ट्रक्चर ये बना है, मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, और इसके पीछे जिम्मेदार है इसकी सेल वॉल, इसके वॉल लेयर्स में खासतौर से जो कॉर्टेक्स है उसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम डिपिकोलिनेट। कैल्शियम डिपिकोलिनेट इनकी सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट ये स्ट्रक्चर बनती है और इस हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर का नाम है एंडोस्पोर। ध्यान देना, ये केमिकल सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद करना, इसी की वजह से इसमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। 3-4 ईयर्स में धीरे धीरे अपने आप ये वॉल लेयर्स डिजोल्व होती है और एक एंडोस्पोर से एक नई बैक्टीरियल सेल बन जाती है। तो आपने देखा कि ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है ये एक बैक्टीरियल सेल से एक का ही होता है और एक एंडोस्पोर से एक ही नई बैक्टीरियल सेल बनती है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज मोर करेक्टली द मेथड ऑफ पेरिनेशन। इस वर्ड को भी आप समझिए, पेरिनेशन का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए इनएक्टिव होकर के पड़े रहना फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशन, formation of highly resistant structure and to remain inactive for a period of time. This method, this process is known as पेरिनेशन। मतलब जिस समय ये इस तरह से बना करके एंडोस्पोर रखता है, कुछ खाता पीता नहीं है, कुछ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करता, बस थोड़े समय जो इसका टाइम पीरियड है उस समय के लिए बिल्कुल ये इनएक्टिव होकर के पड़ा रहेगा और ऐसा इसका इनएक्टिव होकर के पड़े रहने की मेथड को कहते हैं पेरिनेशन। यानी एक सेल से एक ही एंडोस्पोर बना, एक एंडोस्पोर से आगे जाकर के एक ही सेल ऐसी बनेगी, इसका मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। और अगर अपन इसको रिप्रोडक्शन कहें तो कहना पड़ेगा इट इज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। मीन्स आपने देखा यहां पर देखिए 1 से 2 सेल बनी, तो यहां पर भी इस तरह से 1 से 2 बननी चाहिए लेकिन नहीं बना। क्या हुआ? सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन से बचने का काम हुआ, इसीलिए मैंने बोला इट इज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। मतलब एंडोस्पोर रिप्रोडक्शन की बजाय बैक्टीरिया में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा रहा है टू गिव रेजिस्टेंस। और कुछ बैक्टीरिया हैं जो एंडोस्पोर बनाते हैं और ज़्यादातर बैक्टीरिया एंडोस्पोर नहीं बनाते। इन जनरल एंडोस्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया रोड शेप्ड होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और तय है क्योंकि एंडोस्पोर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है तो ये होंगे मोस्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी वाले। और एंडोस्पोर को तो एज सच किसी भी तरीके से ब्रेक कर ही नहीं सकते, तोड़ ही नहीं सकते, और उसके पीछे जिम्मेदार है उसकी थिकेस्ट सेल वॉल। ये इतनी सारी थिक सेल वॉल हैं और ये सारी सेल वॉल में वो अलग अलग इनके नेम्स हैं। आउटर मोस्ट का नाम एक्सोस्पोरियम, फिर कोट है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर कोर वॉल है, फिर कोर मेम्ब्रेन है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाती है एंडोस्पोर। और अब आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आफ्टर बाइनरी फिजन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट मेथड इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मैंने बताया आपको कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, हाँ उसके जैसा कुछ है। क्या है? देखिए पहला पॉइंट मैंने साफ साफ लिखा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज यू नो वी आर स्टडिंग बैक्टीरिया एंड दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट a very primitive type of gene transfer is found in them from one bacterial cell to another cell and this is regarded as genetic recombination। क्योंकि इस प्रोसेस में एक बैक्टीरियल सेल से जीन निकल करके दूसरी में जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए इसको एनसीईआरटी लिखती है इट्स ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान देना,
इट्स ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा कुछ होता है। क्या उसके जैसा होता है? जीन का ट्रांसफर। आप देखेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में 3 मेथड्स की फॉर्म में मिलता है, जिसमें तीनों में अपन देखेंगे कि एक सेल से जीन निकल करके दूसरे में जाएगा, और अपन ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसे ही मेथड से धीरे 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 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुआ होगा। बट याद रखना, आई एम रिपीटिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एंड इट इज फाउंड इन द 3 मेथड्स। पहला है कॉन्जुगेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द थर्ड इज ट्रांसडक्शन। देयर आर 3 मेथड्स, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। अपन तीनों के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है लेडरबर्ग एंड टाटम को। इसमें 2 बैक्टीरियल सेल का फिजिकल कांटेक्ट होगा, एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल से फिजिकली कांटेक्ट में आएगी, और डोनर बैक्टीरियल सेल से जीन रेसिपिएंट में चला जाएगा। यानी याद करिए, कॉन्जुगेशन इज अ मेथड इन विच जीन ट्रांसफर इज बाय फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन 2 बैक्टीरियल सेल्स। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? एक बैक्टीरियल सेल से जीन खुद डीएनए लेके जाएगा और दूसरी सेल में छोड़ देगा। कैसे देखेंगे अपन? डेफिनेशन देखिए, जीन ट्रांसफर बाय डीएनए इटसेल्फ, और वी कैन से जीन ट्रांसफर बाय नॉन लिविंग मीडियम। और थर्ड मेथड है ट्रांसडक्शन। इन दिस ट्रांसडक्शन प्रोसेस जीन को एक बैक्टीरियल सेल से लेके जाएगा वायरस। शायद आप जानते हो, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। देखिए, मैंने एक वर्ड और लिखा, बैक्टीरियोफेज। ऐसा वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन करता है उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियल सेल में से जीन अगर वायरस लेके जाए, दूसरी सेल में जाके डाल दे, तो इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसडक्शन। तो अपन एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं। पहला है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी लेडरबर्ग एंड टाटम ने की, और इस कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में हुई, और इस डिस्कवरी के लिए लेडरबर्ग एंड टाटम को नोबेल प्राइज भी मिला। देखिए आप, मैंने 2 बैक्टीरियल सेल बनाई है, ये सेल और ये सेल। आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस है। इस सेल में एफ फैक्टर है, दिस इज बैक्टीरियल सेल जीनोम, और ये है इसका एफ फैक्टर। आप देखिए, इस बैक्टीरियल सेल में जीनोम है बट इसका एफ फैक्टर नहीं है। आप जानते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ फैक्टर दिस सेल कैन बी रिगार्डेड एज एफ पॉजिटिव, एंड अनदर नेम ऑफ एफ पॉजिटिव इज मेल, बिकॉज हियर एफ फैक्टर इज एब्सेंट, सो इट इज एफ नेगेटिव। एंड जीनोम दोनों में प्रेजेंट है, ये एफ नेगेटिव सेल है, ये एफ पॉजिटिव सेल है। आप जानते हैं सेक्स पिल्लाई और एफ पिल्लाई, दे आर प्रेजेंट ऑन मेल और एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखिए, ये पिल्लाई मैंने बनाए हैं, इन दोनों बैक्टीरियल सेल का कांटेक्ट हुआ, दोनों सेल्स में कांटेक्ट हुआ, और ये एफ पॉजिटिव सेल में एफ पिल्लाई है, सेक्स पिल्लाई है। बाय द हेल्प ऑफ सेक्स पिल्लाई 2 बैक्टीरियल सेल्स आर कमिंग इन कांटेक्ट। देखिए, कांटेक्ट हो गया, और ये सेल है एफ पॉजिटिव और ये सेल है एफ नेगेटिव। आप देखिए, दोनों के बीच में कांटेक्ट करने के लिए जिम्मेदार है सेक्स पिल्लाई। सेक्स पिल्लाई आर नॉट प्रेजेंट ऑन एफ नेगेटिव, दे आर प्रेजेंट इन एफ पॉजिटिव सेल, एंड एट द पॉइंट ऑफ contact there is formation of a tube. At point of contact there is formation of a tube, and this tube is known as conjugation tube. देखिए, एफ पॉजिटिव सेल पर जो एफ पिल्लाई थे उनसे कांटेक्ट हुआ, और कांटेक्ट वाली जगह पर एक ट्यूब बन गई, और इस ट्यूब का नाम दिया गया कॉन्जुगेशन ट्यूब। मीन्स कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट के बाद कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। अब क्या होगा? एफ पॉजिटिव सेल से जीन निकल करके एफ नेगेटिव में जाएगा। देखिए, ये रही एफ पॉजिटिव सेल, और इसका ये एफ फैक्टर है, ये इसका जीनोम है। देखिए, एफ फैक्टर टूटा और उसका रेप्लिकेशन हो गया। देखिए, मैंने लिखा रेप्लिकेशन ऑफ एफ फैक्टर। एफ फैक्टर का रेप्लिकेशन हुआ, मतलब ये एफ फैक्टर जो गोल था, सर्कुलर फॉर्म में था, ये सर्कुलर फॉर्म में जो एफ फैक्टर था, सबसे पहले ये एफ फैक्टर लीनियर फॉर्म में हुआ,
और इसकी हो गई रेप्लिकेशन। और जो रेप्लिका बना है, पहली बात एफ फैक्टर सर्कुलर के बजाय लीनियर हुआ, लीनियर के बाद जो ये रेप्लिका बना है, एक कॉपी बनी है, ये कॉपी इस रेसिपिएंट सेल में चली जाएगी। अब देखिए एफ फैक्टर लीनियर फॉर्म में हो गया और ये कॉपी रेसिपिएंट सेल में जा रही है। तो बताओ ये यहाँ से कट ऑफ होकर के इसमें ये रेप्लिका पहुंच गया इस सेल में, और ये वाली सेल तो पहले से ही एफ पॉजिटिव थी। बताओ पहले वाली सेल, ऊपर वाली सेल ऑलरेडी ही एफ पॉजिटिव थी और नीचे वाली सेल पहले थी एफ नेगेटिव, बट क्योंकि इसमें एफ फैक्टर का रेप्लिका आ गया है तो फिर ये भी हो गई है एफ पॉजिटिव। आपने देखा जीन ट्रांसफर हुआ दो बैक्टीरियल सेल के बीच में, और जीन ट्रांसफर करने के लिए अगर फिजिकल कांटेक्ट एक प्रोसेस जिम्मेदार है तो उस मेथड को कहते हैं अपन कॉन्जुगेशन। देखा एफ फैक्टर का रेप्लिकेशन हुआ और ये जो कॉपी बनी है, रेप्लिका बना है, जिसको अपन ने कहा है कॉपी ऑफ एफ फैक्टर, इट इज ट्रांसफर्ड इन द रेसिपिएंट सेल। तो रेसिपिएंट सेल भी कैसी हो गई, एफ पॉजिटिव। तो आपने देखा जीन ट्रांसफर बाय फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू सेल्स, द मेथड इज नोन एज कॉन्जुगेशन। अब एक और मेथड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने डेफिनेशन लिखी, जीन ट्रांसफर बाय डीएनए इटसेल्फ और बाय नॉन लिविंग मीडियम। तो देखो ये एक सेल है जिसको अपन ने ऐसे लेबल किया है ए, और ये दूसरी सेल है जिसको लेबल किया अपन ने बी। मतलब कोई भी अलग अलग सेल्स हैं, ए बी कह करके अपन ने ऐसा किया। नाउ इस ए सेल को बहुत तेज गर्म किया, हीट किया, तो सेल मर गई। सेल तो मर गई, लेकिन सेल के मरने के साथ साथ उसका फ्रेगमेंटेड डीएनए, ये जो डीएनए है इसके टुकड़े टुकड़े बाहर आ गए। कहाँ आ गए, कहीं पर भी जहां वो सेल थी। मतलब जैसे कल्चर मीडियम में आपने बैक्टीरियल सेल ली और उनको बहुत तेज गर्म किया, गर्म करने से क्या हुआ, सारी बैक्टीरियल सेल्स मर गई और बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंटेड होकर के टुकड़े टुकड़े होकर के वो बाहर आ गया। बाहर कहाँ आ गया, इन नॉन लिविंग मीडियम। यानी सेल मर गई और बैक्टीरियल सेल में से डीएनए बाहर आ गया। अब यहां से ये टूटा हुआ डीएनए, पीसेज ऑफ डीएनए, छोटे छोटे पार्ट्स जो डीएनए के बन गए हैं, वो यहां से किसी दूसरी सेल में पहुंच जाए। देखिए यहां से अगर ये दूसरी किसी सेल में पहुंच जाए, बताओ ये फ्रेगमेंट्स किसके थे, ए सेल के, और यहां से फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कहां पहुंच गए, बी सेल में। तो क्या होगा, बी सेल का अपना जीनोम है और इन डीएनए के भी कुछ पीसेज जो थे वो यहां अगर आ गए तो बी सेल में ए के कैरेक्टर भी आ गए। समझिए आप, ए से जीन कहां आया, नॉन लिविंग मीडियम में, और नॉन लिविंग मीडियम से ये डीएनए के टुकड़े कहां पहुंच गए, बी सेल में। यानी ए से पहले नॉन लिविंग में आया और नॉन लिविंग से वापस किसी दूसरी लिविंग सेल में पहुंच गया। इट्स नॉट सो इजी प्रोसेस, ऐसा आसानी से होता नहीं है। हाँ, बट बैक्टीरिया में ऐसा देखा गया। और अगर नॉन लिविंग मीडियम जीन ट्रांसफर करे या डीएनए खुद अपना जीन को ट्रांसफर एक से दूसरी सेल में ले जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉपिक में इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और सबसे पहले इसके बारे में बताया था ग्रिफिथ ने। देखना जिसमें आपने ये प्रोसेस वापस वहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे, जिसमें एक सेल से जीन निकल करके नॉन लिविंग मीडियम में आएगा और वहाँ से वो जीन किसी दूसरी लिविंग सेल में चला जाएगा। याद रखना, इट इज़ नॉट कॉमन फिनोमिनन, इट इज़ वेरी रेयर, बट इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया, जिसमें जीन ट्रांसफर कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट से नहीं हुआ। किससे हुआ, बाय नॉन लिविंग मीडियम, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। द नेक्स्ट ट्रांसडक्शन, जिसमें एक बैक्टीरियल सेल पर वायरस का अटैक होगा। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज, और उस बैक्टीरियल सेल में से वायरस थोड़ा जीन निकाल के ले जाएगा अपने साथ। वायरस बैक्टीरियल सेल पर आएगा और वायरस अपने साथ थोड़ा जीन निकाल के ले जाएगा, और वो वायरस किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल पे अटैक करेगा और उसमें वो जीन ट्रांसफर कर देगा जो लेके आया है। समझिए इसको, आपको केवल मैं आउटलाइन बता रहा हूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन बहुत डिटेल में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं। जस्ट एन इंट्रोडक्शन। देखिए, ट्रांसडक्शन इज डिफाइंड एज जीन ट्रांसफर बाय वायरस, और वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। फेज यानी वायरस। तो देखिए, ये रही ए बैक्टीरियल सेल और ये रही बी बैक्टीरियल सेल। ध्यान देना, इस ए बैक्टीरियल सेल पर ये वायरस आया, दिस इज वायरस, और क्योंकि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर रहा है तो इसको कहेंगे अपन
बैक्टीरियोफेज। आपको शायद पता हो, अपन पढ़ेंगे वायरस को डिटेल में। वायरस में सेल नहीं होती। वायरस इज मेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोट ओनली। तो देखिए ये वायरस है, इस बैक्टीरियल सेल ए के कांटेक्ट में आया और यहाँ कांटेक्ट में आकर के इसका वायरस का जो ये डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है वायरस का जेनेटिक मटेरियल, ये वायरस का है प्रोटीन कोट। ये जो जहां मैं पेन चला रहा हूं, दिस इज द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस, और उसके अंदर ये है वायरस का डीएनए। अब ये बैक्टीरियल सेल यहाँ से टूटती है, ये वायरस का डीएनए अंदर आ जाता है, प्रोटीन कोट बाहर ही रहता है। प्रोटीन कोट बाहर रह करके टूट जाता है, डिजनरेट हो जाता है। ओनली वायरल डीएनए एंटर्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। देखिए ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया। कौन सी सेल है ये? ए। अब ये वायरल डीएनए इसके जीनोम को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। देखिए ये बैक्टीरियल सेल का जीनोम है, इसको पूरा तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद केवल इतना सा पार्ट इसका बच गया। ये मान लीजिए कि एक्सीडेंटली बच गया या किसी भी वजह से बच गया। ए वेरी लिटिल पार्ट ऑफ डीएनए इज स्टिल प्रेजेंट हियर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल हैज बीन डिजनरेटेड। ये बचा हुआ जो पार्ट है, अब ये वायरल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ये बचा हुआ जो डीएनए का पार्ट है, बैक्टीरियल सेल के डीएनए का पार्ट, ये वायरल डीएनए के साथ इंटीग्रेट, ये जुड़ गया। और जुड़ने के बाद देखिए वायरस का डीएनए और इसमें पार्ट ऑफ डीएनए ऑफ ए सेल, पार्ट ऑफ डीएनए ऑफ ए सेल। अब क्या होगा, ये वायरल डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना रेप्लिकेशन भी करेगा और अपने मेंबर्स और भी बनाएगा और अपने प्रोटीन कोट बनाएगा। देखिए ये चारों तरफ बन गया प्रोटीन कोट। ए सेल के अंदर प्रोटीन कोट भी बन गया, वायरस का डीएनए भी है, और वायरस के डीएनए ने अपने साथ थोड़ा सा ए सेल का बैक्टीरिया का डीएनए भी अटैच कर लिया है। अब क्या करेगा, ये वायरस बाहर आ गया, बैक्टीरियल सेल ए से ये वायरस बाहर आ गया। बताइए इस वायरस में अपना डीएनए और साथ ही ए सेल का लाया हुआ डीएनए भी है। यस, नाउ दिस वायरस अटैक्स द नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल। किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल को ये अटैक करता है। देखिए मैंने बी लिखा इसको, ये ए सेल में से लाया हुआ डीएनए इसके पास है और वायरस का अपना डीएनए भी है। अब क्या करेगा, बी सेल को ये वायरस जब अटैक करेगा तो ये डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। क्या होगा, जीन ट्रांसफर हुआ, और करने वाला कौन, वायरस। और ऐसा जीन ट्रांसफर जिसमें वायरस जीन ट्रांसफर करे उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। इट्स वेरी सिंपल। वायरस एक सेल से डीएनए निकाल के ले जा रहा है और किसी दूसरी सेल में वो वायरस डीएनए को छोड़ दे रहा है। ऐसा जीन ट्रांसफर जिसमें वायरस जिम्मेदार हो वो कहलाता है ट्रांसडक्शन। तो आपने देखा बैक्टीरिया में 3 मेथड्स हैं जीन के ट्रांसफर होने के, और इन तीनों मेथड्स में आप देखिए क्या कहीं n और n मिलके 2n बना क्या? नहीं। याद रखना, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो ये n और ये n किसी एक सेल में इकट्ठा होता, n और n जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर के डिप्लॉइड बनता, जाइगोट बनता। ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा होता तो अपन कहते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। याद रखना, आई एम रिपीटिंग, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज लाइक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जीन ट्रांसफर हो रहा है, और याद रखना बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, दे डू नॉट एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, ऐसा सोच सकते हैं अपन कि इन्हीं जैसे मेथड से आगे जाकर के फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुआ होगा। इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया।